बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फरहान असलम एक बार फिर आपको बताने के शहर मैनचेस्टर से खुश आमदीद कहता है। और आज का ये प्रोग्राम मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आर्मीनिया और आज़रबाईजान के माबैन जो जंग का आगाज़ हुआ है उसके हवाले से। क्या वो कॉन्फ्लिक्ट है, क्या वो मसला है जिसकी वजह से ये दोनों ममालिक आपस में लड़ रहे हैं, और इस सारे मसले के अंदर कौन सी बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें हैं जो इन्वॉल्व हैं, यूनाइटेड नेशन और दीगर हमारी जो मुस्लिम दुनिया है वो इसमें क्या कर रही है। मुस्लिम दुनिया का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि आज़रबाईजान एक मुस्लिम मुल्क है, जबकि आर्मीनिया एक क्रिश्चियन आबादी वाला या क्रिश्चियन अक्सरियती वाला मुल्क है और उसको बहुत से क्रिश्चियन ममालिक की सपोर्ट हासिल है। दूसरी जानब आज़रबाईजान के पीछे कौन खड़ा है इस बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले कि हम मज़ीद तफसील में जाएं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा। ये जो इलाका जिस पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इसका नाम अगर अब का नाम, क्योंकि इसका नाम थोड़ा तब्दील हुआ, ये नागोर्नो काराबाख है, जिस जो वजह तनाज़ा है इस वक्त दोनों ममालिक के माबैन। और ये तनाज़ा कोई नया नहीं है। अगर आप थोड़ी सी तारीख़ के अदवार में जाएं हम, तो ये तनाज़ा कोई 1.5-2 सदी पुराना है। इस तनाज़े की तफसील से पहले मैं दोनों ममालिक जो इसमें इन्वॉल्व हैं पहले उनका थोड़ा सा आपको एक जायज़ा पेश करता चलूँ कि दोनों ममालिक हैं क्या। आज़रबाईजान आपको मालूम है 90 की दहाई में जब सोवियत यूनियन टूटा था तो उससे जो ममालिक आज़ाद हुए थे उसमें आज़रबाईजान भी एक मुल्क है। आज़रबाईजान की पॉपुलेशन 97 लाख के करीब है, एक बड़ा मुल्क है और 33,400 स्क्वायर माइल्स इसका रकबा है। जबकि यहाँ पर अज़री लैंग्वेज जो मेन और रशियन लैंग्वेज दोनों बोली जाती हैं, क्योंकि ज़ाहिर रशिया का हिस्सा था पहले। यहाँ पर जो मेन मज़हब है वो इस्लाम है, लेकिन यहाँ पर अहले तशी हैं। ये दुनिया का दूसरा मुल्क है ईरान के बाद जहाँ पर सबसे बड़ी तादाद में अहले तशी हैं और ऑफिशियली ज़ाहिर है कि इसे आप एक शिया मुल्क कह सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो मेजर इनके एक्सपोर्ट्स हैं वो ऑयल है बुनियादी तौर पर, और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि नीम एक तरह से डिक्टेटरशिप है जो वहाँ पर मौजूद है। बड़ा सख्त हुकूमती निज़ाम है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे मुस्लिम ममालिक में सूरत हाल है। इसमें आज़रबाईजान भी एक ऐसा ही मुल्क है। दूसरी जानिब आर्मीनिया की तरफ हम चले जाएँ तो आर्मीनिया की आबादी आज़रबाईजान की निस्बत आधी से भी कम है। 31 लाख लोग आर्मीनिया में रहते हैं, क्रिश्चियन हैं। 11,484 स्क्वायर माइल्स का टोटल एरिया है, जबकि 33,400 स्क्वायर माइल्स मैं आपको बता चुका हूँ आज़रबाईजान का एरिया है, डबल से भी ज़्यादा है। इसके अलावा यहाँ पर क्रिश्चियनिटी मेजर रिलीजन है, आर्मीनियन और रशियन मेजर लैंग्वेजेस हैं इनकी। जबकि यहाँ की मेजर एक्सपोर्ट में डायमंड्स यानी कि हीरे हैं, जबकि मशीनरी और फूड स्टफ यानी कि जो ग़िज़ाई अजनास हैं या ग़िज़ा से रिलेटेड चीज़ें हैं वो यहाँ से एक्सपोर्ट की जाती हैं। 3 चीज़ें। अनफॉर्चुनेटली देखिए आप कि आज़रबाईजान सवाए तेल के या ऑयल के अपने आप को डेवलप नहीं कर पाया, जबकि आर्मीनिया जिसके पास तेल की दौलत नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी डायमंड्स वहाँ से ज़रूर निकलते हैं, और लेकिन उसने मशीनरी और दीगर शोबों में भी अपने आप को आगे बढ़ाया है। काराबाख एक आज़री ज़ुबान का लफ्ज़ है, आज़रबाईजान की जो लैंग्वेज है, और काराबाख ये रूसी और ज़ाहिर के आज़री ज़ुबान से ये निकला है जिसके मानी काला बाग के हैं। और ये नागोर्नो एक रूसी लफ्ज़ है और इसके मानी पहाड़ी के हैं। सो ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है जो इनके यहाँ के आर्मीनियन बाशिंदे हैं नस्ली तौर पर जो यहाँ पर अरसे से रह रहे हैं वो इस इलाके को अरस्तिख कहते हैं, जो कि इस इलाके का कदीम जो आर्मीनियन नेम है वो अरस्तिख है। अगर हम जायज़ा लें, नक्शा इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, और इस नक्शे में अगर आप देखें कि इस खत्ते की क्या सूरत हाल है तो जो आज़रबाईजान और आर्मीनिया है इन दोनों की सरहदें आपस में मिलती हैं। आज़रबाईजान की दूसरी तरफ चले जाएं तो बहर गीलान है, जिसे इंग्लिश में कैप्सियन सी कहा जाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह दुनिया की शायद सबसे बड़ी पानी की झील है, खारे पानी की झील या नमकीन पानी की झील है। मैं समंदर इसलिए इसे नहीं कह रहा हूँ फिलहाल, है तो सी कहलाता है क्योंकि ये लैंड लॉक्ड है, मीन्स के इसके चारों तरफ ज़मीन है और ये दरमियान में ये पानी एक तरह से आप समझ लीजिए कि झील नुमा है, लेकिन बहुत बड़ा इलाका है जिसकी वजह से इसे समंदर से तशबीह दी जाती है। सो कैप्सियन सी या बहर गीलान इसे कहा जाता है। दूसरे देखें आप अगर नक्शे में ऊपर की जानिब अगर आज़रबाईजान के तो रूस और जॉर्जिया हैं वहाँ पर, साथ इसके ईरान है निचली तरफ, और ईरान के साथ अगर हम जाएँ तो हम देखेंगे कि आर्मीनिया की दूसरी तरफ तुर्की है इसके साथ। सो ये इस खत्ते की इस वक्त सूरत हाल है। अब इस सारे कॉन्फ्लिक्ट की वजह क्या है ये मैं आपको जैसे कि जिक्र करूं कि ये कॉन्फ्लिक्ट कोई नया नहीं है, ये 1.5 सदी पुराना है। और वजह यही है कि वहाँ पर जो आर्मीनियन बाशिंदे इस खत्ते के अंदर, जिसे हम नागोर्नो काराबाख के नाम से जानते हैं, वो क्रिश्चियन हैं। वहाँ पर कुछ तादाद आज़री जो मुस्लिम हैं उनकी भी है, लेकिन इस खत्ते के अंदर अगर हम कहें तो ये
زیادہ تر کرسچن ہے، پر انٹرسٹنگلی یہ آذربائیجان کے درمیان میں آتا ہے، درمیان سے مینز کہ اس کے دونوں طرف آذربائیجان کی چاروں جانب آذربائیجان ہے اور بیچ میں یہ ایک خطہ ہے جہاں پر کرسچن زیادہ ہیں۔ رشیا جو ہے اس نے 1922 میں جب ورلڈ وار 1 کا خاتمہ ہوا اور بالشوک انقلاب آیا وہاں پر، تو اس خطے میں تھوڑی سی تبدیلی کی، اور اس تبدیلی کی وجوہات کیا تھیں وہ یقیناً خطے کے اندر ٹینشن بڑھانے کا ایک سبب بنی، اور کیونکہ وہاں کرسچن زیادہ تھے ان کو روس نے نیم خود مختاری دے دی اس علاقے کے اندر، اور وہ پھر اس کے بعد اب بہت سارے قوانین میں وہ اپنے طور پر آزاد رہے، لیکن وہاں کے جو ماہرین ہیں اس کو لڑا اور حکومت کرو کو مصداق ایک بات دیکھتے تھے کہ وہاں پر کیونکہ مسلم اور یہ کرسچنز تھے تو کرسچنز کو جان بوجھ کر بالادستی دی گئی اس ریجن کے اندر، اور اس کو ایران نے اور اس کو روس نے سپورٹ کیا۔ ایران اس سارے سینیریو میں کہاں آتا ہے؟ جو آذربائیجان ہے یہ کسی زمانے میں ایران کا حصہ تھا، اور 19 صدی کے مڈ میں یہ ایران سے چھین لیا روس نے، اور وہاں پر پھر رشین قبضہ ہو گیا، اور لیکن تعلقات اس کے ابھی تک ایران سے کوئی بہت اچھے نہیں ہیں، انٹرسٹنگلی باوجود اس کے کہ دونوں اہل تشیع ہیں مقدہ فکر کے اعتبار سے، لیکن پھر بھی روس اور ایران یہ آرمینیا کے ساتھ ہیں۔ انٹرسٹنگ بات ہے، جبکہ اس وقت ترکی جو ہے وہ آذربائیجان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ یونائٹڈ نیشن حسب معمول اس سارے معاملے میں وہی کمزور سا کردار جو اس کا بیشتر مسلم ممالک غیر مسلم ممالک کے ساتھ معاملات کے اندر دیکھنے میں آیا ہے، خواہ وہ فلسطین کا معاملہ ہو، خواہ وہ مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ ہو، خواہ ہم یہ دیکھیں کہ آذربائیجان کی صورتحال یہاں پر چلے جائے، یا میانمار میں جو مسلمانوں کو مار مار کے وہاں سے نکال دیا گیا، ہر جگہ پر مسلمان ملک ہمارے ویسے ہی اخلاقی طور پر بھی انتہائی پستی کا شکار ہیں، باوجود اس کے تعداد میں بہت زیادہ ہیں اور مالی اعتبار سے بھی کمزور نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ان کی جو حالت ہے کہ ہر جگہ پہ وہ بری طرح سے پٹ رہے ہیں، اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہم نے دین سے دوری اختیار کر لی ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک سلسلہ ہے، جو قومیں خدا نے ہر قوم کو عروج دیا ہے اور پھر زوال دیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ عرب کو بہت عروج اللہ نے عطا فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، اور پھر ان کا زوال آیا، پھر ٹرکش کو عروج عطا کیا گیا، اور ترکی سلطنت عثمانیہ آئی، اور پھر جو سلطنت عثمانیہ ورلڈ وار کے بعد ظاہر ہے کہ وہ نیست و نابود ہو گئی یا دنیا کے نقشے سے مٹ گئی، اور پھر یہ ظاہر ہے کہ اللہ کا جو سسٹم ہے، آئی تھنک کہ سب کانٹیننٹ میں پھر یہ معاملہ آ گیا کہ یہاں کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے گریجولی اس کام کے لیے شاید چنا ہے، لیکن ابھی بھی ہم اسے بہت کوسوں دور ہیں۔ جو عروج کی کہانی ہے اور اس میں غلطیاں یقیناً ہماری اپنی ہیں۔ بہرحال یہ جو کانفلکٹ چل رہا ہے، میں جیسے آپ کو بتا چکا کہ 19ویں صدی کے میں جو رشیا نے جو خطے میں ایک تبدیلی کریٹ کی، یہ اس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا۔ 90s میں آپ کو معلوم ہے 80s میں رشیا سوویت یونین جو تھا اس کی گرفت جب کمزور ہونا شروع ہوئی تو یہ تمام ممالک الگ الگ ہو گئے، اور پھر یہاں پر جو سارا سلسلہ دیکھنے میں آیا کہ 1988 کے اندر جو آرمینین لوگ تھے اس خطے کے اندر ناگورنو کاراباخ میں، انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی آرمینیا کی عدالت میں بھی اور دوسری جانب ادھر آذربائیجان کی عدالت میں بھی، اور کہا گیا کہ ان کو آزادی دے دی جائے، بلکہ ان کو آرمینیا کے ساتھ شامل کر دیا جائے۔ انٹرسٹنگلی اس کے ارد آذربائیجان کا علاقہ تھا، لیکن وہ ہوا یہ کہ آرمینین جو کورٹ ہے اس نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، آرمینیا کو کیا تکلیف تھی، اور لیکن دوسری جانب آذربائیجان کی جو عدالت تھی اس نے اسے مسترد کر دیا۔ لیکن اس کے مسترد کرنے سے پہلے ایک واقعہ یہ ہوا کہ 1988 میں ہی 22 فروری کو وہاں کے جو آذری لوگ تھے جو مسلمان تھے، انہوں نے پیسفل ڈیمانسٹریشن کی اس سارے معاملے کے اندر کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے آرمینین کورٹ کی جانب سے یہ غلط ہے، اور یہ خطہ آذربائیجان کا حصہ ہے، آذربائیجان کا حصہ ہی رہنا چاہیے، اور اس پر آرمینین افواج نے فارغ کر دی، اور یہ وہ پہلا نقطہ آغاز تھا ملٹری کانفلکٹ کا آذربائیجان اور آرمینیا کے مابین، اور جس کے بعد یہ سلسلہ اب تک تھما نہیں ہے۔ اس سارے معاملے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ آپس میں ان کی چپکلشیں چلتی رہیں، لیکن یہ سلسلہ جو زیادہ شروع ہوا یہ لیٹ 1991 اور ارلی 1992 میں رشین فورسز کی سپورٹ کے ساتھ آرمینین افواج جو ہیں وہ داخل ہو گئیں سارے علاقے کے اندر، اور ناگورنو کاراباخ تک یہ پہنچی۔ مغربی میڈیا پہ اگر آپ دیکھیے تو کہا جاتا ہے کہ مقامی جو آرمینین تھے انہوں نے بغاوت کر دی، لیکن ان کے پاس اتنا اسلحہ کہاں سے آنا تھا جب تک کہ بیک پہ بڑی طاقتیں نہ ہوتی، سو آرمینیا نے انہیں سپورٹ کیا، آرمینین فوج وہاں پر آئی، اور پھر جو
366 ब्रिगेड यानी कि 366वीं ब्रिगेड रशिया की थी, वो उनके साथ शामिल हुई और ये अज़रबैजान के अंदर तक घुस आए और इन्होंने इस सारे इलाके पर कब्जा कर लिया। और खुसूसन ये जो एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, खुजाली एक जगह थी, वहाँ पर एक कस्बा कह लीजिए, उसका इन्होंने मुहासरा किया और तमाम असलहा वहाँ के लोगों से ले लिया गया और फिर एंड ऑफ द डे इस सारे गांव को तबाह बर्बाद कर दिया गया और वहाँ के लोगों का कत्ले आम किया गया। मुसलमान थे सारे, जिन्हें इंतहाई बेदर्दी के साथ मार दिया गया। मुसलमान मुल्क हस्ब मामूल ज़ाहिर है कि ख्वाब गफलत में वो मगन रहे और मैं तो ये कह रहा हूँ कि नीम मुर्दा हालत में हैं इस वक्त तमाम मुस्लिम ममालिक। जो उनकी सूरत हाल है, अरब तो पहले ही नक्शे से निकल चुके, अब तो वो यहूदियों की जेज़ूरी में भी आ गए, लेकिन दीगर जो मुसलमान ममालिक हैं उनका किरदार भी इंतहाई कमज़ोर है और माजी में भी था। सो इसके बाद ये जंग शुरू हुई तो ये 1994 तक चलती रही। 1994 में क्या हुआ कि 20% इलाका आर्मीनिया ने कब्जा कर लिया अज़रबैजान का, क्योंकि जो बीच में गैप था उस इलाके में आर्मीनिया और इस सारे इलाके में, जो कि वजह इस वक्त तनाज़ा है नागोर्नो कराबाख। सो उन्होंने वहाँ तक रास्ता लेने के लिए वो सारा जो दरमियान का इलाका था उस पर भी कब्जा कर लिया और जो अज़रबैजान के अपने अंदर वो एक हुकूमत की जद्दोजहद चल रही थी वो उसमें मगन रहे और ये सारा इलाका आर्मीनियन यानी क्रिश्चियंस के पास चला गया। और फिर अब तक वो सीज़ फायर हुई और सीज़ फायर में कहा गया ठीक है जी ये इलाका वो रख लें फिलहाल, और बाकी यानी कि अज़रबैजान को कुछ ना मिला और जो आर्मीनिया ने जिस इलाके पर कब्जा कर लिया था वो आर्मीनिया के पास रह गया, या वो कह रहे हैं जी ये नागोर्नो कराबाख के पास, ये वहाँ के आर्मीनियंस के पास ये इलाका है, जो कि एक बिल्कुल झूठ है सीधा सीधा, क्योंकि आर्मीनिया इस पर काबिज होकर बैठा हुआ है। इसके हवाले से कई एक करारदादें भी यूनाइटेड नेशन में पेश की गई, मेरे ख्याल में 4 के करीब करारदादें थी अगर मुझे सही तादाद उसकी याद है, और इन करारदादों के हवाले से ये कहा गया कि इस मामले के पीसफुल रेजोल्यूशन होना चाहिए, जो आर्मीनियन फौजें हैं उन्हें इस इलाके से निकल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सारी जंग जो 1994 में हुई इसमें तकरीबन 20 to 30,000 यानी कि 20 से 30,000 के करीब अफराद जो हैं वो इसमें मारे गए और वहाँ पर जो मुसलमान रहते थे सारे इलाके में उनसे ज़बरदस्ती इस इलाके से निकाल दिए गया, जो बच गए जो वहाँ मौजूद थे उन्हें मार दिया गया और ये सिचुएशन वहाँ पर बनी और इस वक्त से ये मामला बदस्तूर चल रहा है। इस सारे सिलसिले में तुर्की ने इस वक्त ये किरदार अदा किया कि तुर्की और आर्मीनिया के ताल्लुकात को बहुत अच्छे नहीं हैं। जब ये सारा मामला हुआ तो तुर्की ने अपने बॉर्डर्स को बंद कर दिया आर्मीनिया के साथ कि जी आपने क्योंकि हमला किया है अज़रबैजान पे, लिहाजा एहतिजाजन उन्होंने ये काम किया। अब ये कहा जा रहा है कि तुर्की अज़रबैजान को इस वक्त भरपूर सपोर्ट कर रहा है, फौजी इमदाद दे रहा है, और दूसरी जानिब रूस जाहिर है कि वो आर्मीनिया को सपोर्ट कर रहा है और आर्मीनिया और अज़रबैजान के माबैन एक बार फिर जंग का आगाज़ हो गया है। और अब देखते ये हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। सारे मामले को सेटल करने के लिए रूस, फ्रांस और यूएस ने एक OSCE जो मिक्स ग्रुप है इसके नाम से ग्रुप तश्कील दिया था और इस ग्रुप का ये कहना था कि सारे मामले को हम हल कराएंगे। इंटरेस्टिंगली एक भी मुसलमान मुल्क इसमें शामिल नहीं है और हम शायद इस काबिल नहीं हैं या हमें इस काबिल नहीं समझा जाता या किसी मुसलमान मुल्क ने अपने आप को इस काबिल नहीं बनाया कि उसे इसमें शामिल किया जाए। मेरे नज़र इस ग्रुप में तुर्की को भी शामिल होना चाहिए था और ताकि मामला जो हैं वो बराबरी की सतह पर होते, लेकिन ऐसा नहीं है। 4 करारदादें यूनाइटेड नेशन की 822, 853, 874 और 884 पास की गई सारे मामले के अंदर, लेकिन वो करारदादें आज भी सर्द खाने की नज़र हैं और किसी की इतनी जरूरत नहीं है कि इन करारदादों को हल करा पाए, क्योंकि दूसरी जानिब ज़ाहिर है कि आर्मीनिया है जो कि एक ईसाई मुल्क है वो इन्वॉल्व है और इस वक्त ज़ाहिर है कि मुसलमान मुल्कों की जो हालत है इससे हमें ये यकीनन इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं है कि हम इस हद तक कमज़ोर हैं कि हम ज़रा सी अपनी जायज़ बात भी शायद मनवाने की पोजीशन में नहीं है। सो इस वक्त जंग का सिलसिला चल रहा है, देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है। मैंने चाहा कि ये आर्मीनिया और अज़रबैजान के माबैन जो जंग की सिचुएशन है इसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊँ और जो हालात हैं क्यों ये जंग हो रही है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, यह आप खिदमत पेश किया जाए। अगर आपको मेरा आज का प्रोग्राम पसंद आया तो जरूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह ताला एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। फरहान असलम को इजाज़त दीजिएगा। फी अमान अल्लाह।